नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे अस्थमा यानी दमा के लिए योग भाग 1। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी अस्थमा क्या है, इसके क्या कारण है और इसके क्या यौगिक उपाय हो सकते हैं। तो आइए मिलकर बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक कंडीशन है जिसमें हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं। हमारे लंग्स के अंदर वायु मार्ग होते हैं जिसके द्वारा हम श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो किन्हीं रुकावटों की वजह से हमारा वायु मार्ग धीरे धीरे पतला होता जाता है और पतले होने की वजह से वायु प्रॉपर वे में ना अंदर जा पाती है ना बाहर आ पाती है, और इसी के परिणाम स्वरूप अस्थमा के लक्षण दिखाई देते हैं और उस पर्टिकुलर पर्सन को श्वास लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अब जानते हैं कि जो हमारी वायु मार्ग हैं वो पतली क्यों होती हैं, क्या कारण है पतला होने का। तो सबसे पहला कारण है ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का जम जाना वायु मार्ग में। हमारे लंग्स के अंदर गॉबलेट सेल्स होती हैं जो हाइपर एक्टिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं, और यह म्यूकस धीरे धीरे एयरवेज में जम जाता है और एयरवेज में जमने के कारण वायु प्रॉपर वे में ना अंदर जा पाती है ना बाहर आ पाती है। दूसरा कारण है जो हमारी एयरवेज है, वायु मार्ग है, उसकी दीवारों का सूज जाना। तीसरा कारण है वायु मार्ग की जो बाहर की जो मसल्स हैं वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, वो टाइट हो जाती हैं। तो टाइट होने की वजह से भी श्वास अच्छी तरीके से ना अंदर आ पाती है ना बाहर आ पाती है। तो इन्हीं तीन कारणों की वजह से हमारा वायु मार्ग धीरे धीरे नैरो होने लगता है और श्वास लेने में और छोड़ने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण है अस्थमा का, अस्थमा क्यों होता है। तो अस्थमा का सबसे पहला कारण है आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक। अगर आपके परिवार में आपके मम्मी पापा या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी अस्थमा की समस्या है तो आपको भी होने के चांसेस होंगे। दूसरा कारण है एलर्जी। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है जैसे कि डस्ट, पोलन, पर, पैदर और किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आपको उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अगर आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं तो यह आगे जाके अस्थमा का रूप धारण कर लेती है और आपको आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है। तीसरा कारण है पॉल्यूशन। फिर अचानक वेदर चेंज हो जाता है तो वेदर चेंज होने की वजह से भी आपको यह समस्या हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं उपचार योगा के द्वारा। योग के द्वारा हम कैसे अस्थमा के लक्षणों को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अस्थमा के बारे में बोला गया है कि क्रोनिक डिसीज़ है। मतलब कि जैसे कि डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है जिसको कभी ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसके लक्षणों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ भी यानी कि अस्थमा भी इसी प्रकार का एक रोग है। तो उसके लक्षणों को हम कम करेंगे योग के द्वारा। तो योग में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी षटकर्म हठ योग प्रदीपिका, जो हठ योगिक टेक्स्ट है पुराने ज़माने का, एंशियंट टाइम का, जिसमें आसन और प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले षट क्रियाओं के बारे में वर्णन है। इसमें बोला गया है कि पहले शरीर की जो अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं उसमें जो मैल भरा हुआ है उसको साफ करेंगे। उसके बाद आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो यह षट क्रियाएं ये हैं: धौतिर वस्ति तथा नेति लौलकिम ताटकम तथा कपालभाति शेतानी षट कर्माणि समाचरे। धौती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटकम और कपालभाति, इन 6 क्लिनजिंग क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट की सफाई होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी अस्थमा के लिए कौन सी क्रिया है। तो पहली है जलनेति और दूसरी है कुंजल यानी कि वमन क्रिया। तो आइए सबसे पहले करते हैं जलनेति का अभ्यास। जलनेति के अभ्यास के लिए इस प्रकार का लोटा चाहिए और नमक की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ इसको जल पॉट बोलते हैं और यह पॉट आपको किसी भी प्लास्टिक की शॉप पे मिल जाएगा। अगर आप ये ऐसा पॉट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आपको दूसरा तांबे का या चीनी का पॉट भी आपको मिल जाएगा। तो अब इसमें मैंने गुनगुना पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊँगी। नमक अपने टेस्ट के अनुसार, ना ज़्यादा खारा होना चाहिए ना पानी में नमक बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पानी तैयार है। अब हम करेंगे जलनेति। अब हम स्टार्ट करते हैं जलनेति। जलनेति करने के लिए दोनों पैरों में गैप कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा कमर से आगे की तरफ झुकेंगे और अपनी गर्दन को हल्की सी बेंड करेंगे और जो पॉट का ये वाला पार्ट है उसको नोस्ट्रिल में लगाएंगे और अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ करेंगे थोड़ा सा, और
मुंह खुला रहेगा, श्वास मुंह से लेनी है, ठीक है। अब दूसरी साइड से करेंगे। जल नीति के अभ्यास के बाद हमको जो पानी अंदर बचा हुआ होता है उसको बाहर निकालना होता है। उसके बाद हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। तो हल्का सा आगे झुकना है, और चाहो तो आप अपने हैंकी भी लगा सकते हो, और नहीं चाहो तो आप वैसे भी, आपको फोर्सफुली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है। इसके बाद थोड़ी देर तक अपनी गर्दन को ऐसे नीचे झुका के रखना है, और हल्का सा कमर से बेंड भी होना है, ताकि जो पानी अंदर बचा रह जाता है वो बाहर निकल जाए। अगर पानी अंदर रह जाता है, पूरी तरह से हम बाहर नहीं निकालते हैं, तो सर दर्द की समस्या रहती है। इसलिए हमेशा जल नीति करने के बाद कपालभाति का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। जल नीति के अभ्यास से जो ज़्यादा मात्रा में म्यूकस इकट्ठा हुआ होता है हमारे नेज़ल पैसेज में, यानी कि नासिका मार्ग में, तो वो उस गुनगुने पानी के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे जो श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है उसकी समस्या ख़त्म होती है। अगर आपको भी हमेशा कोल्ड एंड कफ बना रहता है तो आप डेली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करें तो किसी के गाइडेंस के अंडर ही ट्राई करें। अब हम करेंगे कुंजल क्रिया यानी कि वमन धोती का अभ्यास। वमन धोती के लिए 1 या 1.5 लीटर गुनगुने पानी की आवश्यकता होती है, वो भी नमक मिलाकर। जैसे हमने जल नीति के लिए पानी तैयार किया था, उसी प्रकार कुंजल के लिए पानी तैयार करेंगे, और उसको उखड़ू बैठकर धीरे धीरे पीना है। जितना पिया जाए उतना। आपको उस टाइम के दौरान जब आप पानी पीते हो तब आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग का सेंसेशन भी होगा 1-2 ग्लास पानी पीने के बाद, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो अब आइए करते हैं कुंजल का कुंजल का अभ्यास करने के लिए मैंने 1 लीटर गुनगुना पानी पिया। हमेशा ऐसा होता है कि हम 1 से 1.5 लीटर पानी पी लेते हैं तो अपने आप वॉमिटिंग होना ही शुरू हो जाती है, लेकिन पानी स्टार्टिंग में हम कम पी पाते, ज़्यादा नहीं पी पाते, तो पानी खुद से बाहर नहीं आ पाता है। तो अपनी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसके द्वारा हमारे जो मुंह के अंदर सॉफ्ट पैलेट होती है उसके पीछे यूवुला होता है, उसको अपनी उंगलियों के द्वारा प्रेस करना होता है। तो प्रेस करने से अपने अंदर का जो भी पानी होता है वो सारा बाहर निकलता है। साथ में पित्त और कफ के साथ तो जो पानी का कलर होता है वो पीला होता है, और इस प्रकार 2 से 3 बार में अपने अंदर का सारा पानी बाहर निकल जाता है और कुंजल क्रिया यहीं समाप्त होती है। अभ्यास से लंग्स की कुंजल क्रिया के अभ्यास से रेस्पिरेटरी मसल्स की एंड्योरेंस बढ़ती हैं और एयरवेज की रेजिस्टेंस कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लंग्स धीरे धीरे म्यूकस फ्री होने लगते हैं, और जिसको भी श्वास लेने में दिक्कत होती है उस समस्या में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कुंजल क्रिया के अभ्यास से जिसको एसिडिटी की समस्या है और जिसका पेट खराब रहता है और जिसकी बैड ब्रीदिंग होती है, मतलब कि अगर आपको पायरिया रोग नहीं है उसके बाद भी आपके मुंह से गंदी बदबू आती है, तो कुंजल क्रिया के अभ्यास से यह सारी समस्या का समाधान होता है। इन सारी समस्या में लाभ मिलता है। अगर आपको भी यह सारी समस्या हैं तो आप वीक में 3 बार कीजिए, लेकिन किसी के गाइडेंस के अंदर ही इसका अभ्यास करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुंजल क्रिया का अभ्यास किसको नहीं करना है। कुंजल क्रिया का अभ्यास जिनको पीरियड्स चल रहे हों, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरा जिसका हार्ट का ऑपरेशन करवाया हो या हार्ट रिलेटेड बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो या स्टमक का हर्निया हो, तो उसको कुंजल क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये था अस्थमा के लिए जल नीति और कुंजल क्रिया का अभ्यास। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं अस्थमा के लिए कौन से आसन करने चाहिए और कौन से प्राणायाम करना चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।